बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा कि कल क्या हमने पढ़ा था। मेरी आवाज क्लियर है इन सबको? सर। यस सर, क्लियर है। चलिए ठीक है। कल हमने सेक्शन 2 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पढ़ा था, जिसके अंदर हमने ऑफर की डेफिनेशन, एक्सेप्टेंस, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जब मिल जाते हैं तो प्रॉमिस बनता है, और जब प्रॉमिस के अंदर कंसिडरेशन मिलती है तो एग्रीमेंट बनता है। और एक एग्रीमेंट के साथ अगर कोलेटरल दूसरा भी एग्रीमेंट साथ हो, जो कि ज्यादातर होता है, तो उसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस। और ये जो एग्रीमेंट है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सेबल बाई लॉ हो तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और अगर वो इन्फोर्सेबल बाई लॉ ना हो तो फिर वो वॉइड एग्रीमेंट होता है। और इसके बाद मैंने कहा था, आपको बताया था कि अगर वो एक पार्टी के एक्शन के ऊपर इन्फोर्सेबल हो तो फिर वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। और एक फोर्थ कंडीशन भी मैंने आपको बताई थी कि अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट है कि जो शुरू में कॉन्ट्रैक्ट था मगर लेटर ऑन कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि जिसके बाद उस पर अमल नहीं करवाया जा सकता, तो फिर वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। आज हम स्टार्ट करते हैं, इन्हीं की एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम आगे चलते हैं। पहली चीज देखते हैं कि वॉइड एग्रीमेंट, एक एग्जांपल दूंगा, उसके बाद जब हम आगे पढ़ेंगे सेक्शन 10 से लेकर सेक्शन 30 तक, हम जब पढ़ेंगे 36 तक रहते, तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि इसमें ये वॉइड एग्रीमेंट कौन से होते हैं, वॉइडेबल कौन से होते हैं, और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, क्योंकि उसमें सब में अलग 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 डिस्ट्रक्शन मिलेगी हमें। ठीक है। अभी हम सबसे पहले देखते हैं वॉइड एग्रीमेंट कौन से हैं। वॉइड कल एग्रीमेंट। वाली क्लास से एक सवाल था। जी, क्वेश्चन बोलें आप, क्या क्वेश्चन है? सर, एग्रीमेंट, कंसिडरेशन और रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। कंसिडरेशन भी तो यही होता है ना कि आप रिटर्न आपकी में आवाज आपको ब्रेक क्या हो मिलता गई। है और आपकी आवाज ब्रेक हो गई है। पहले आप अपना नाम बताएं और उसके बाद बात करें। मेरी आवाज सबको आ रही है? यस यस सर, सर, क्लियर है। मेरी आवाज क्लियर है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आप ऐसा करें कि दोबारा बात करें, शाबाश। क्वेश्चन रिपीट करें। सर, मैंने पूछना था वो कंसिडरेशन और रेसिप्रोकल। ठीक है। तो आप क्या? कंसिडरेशन तो ये होता है कि return में क्या चीज मिल रही है। देखिए। कंसिडरेशन भी तो ये होता है ना कि आपको रिटर्न में कोई चीज। अच्छा, चले, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ। मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ, मगर आपकी क्वेश्चन की आवाज नहीं आई। तो मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, फिर आप बता दीजिएगा। क्या आप ये कह रहे हैं कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस और कंसिडरेशन, ये मेरे कहने के मुताबिक या आपके अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये सेम चीज बन रही है? आप ये कहना चाह रहे हैं? जी। ओके। ऐसा नहीं है, देखिए। कंसिडरेशन, मैंने बताया आपको कि कंसिडरेशन वो चीज है। ये आपका कोई प्रीवियस नॉलेज होगा जो आपने सेम बता दी है, मेरे बताने के मुताबिक सेम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कहता हूं कि मेरे पास एक बुक पड़ी है, आप परचेज करना चाहते हैं, तो ये बुक जो है, ये बुक, ये कंसिडरेशन है। और जब बुक मैं दूंगा और आप बदल, सॉरी, हाँ, मैं आपको बुक दूंगा, तो बुक मेरी तरफ से आपको कंसिडरेशन जाएगी, और आपकी तरफ से मुझे पैसे मिलेंगे, तो पैसे दूसरा जो प्रॉमिस है उसके बदले में जो पैसे कंसिडरेशन है। तो दो प्रॉमिस एक्चुअली हैं। एक प्रॉमिस ये है जो इनिशियली किया गया था, मेन प्रॉमिस, कि ये आप बुक लेना चाहते हैं, ये मेन प्रॉमिस है। आपने कहा हाँ, लेना चाहता हूं, तो यहां तक मैं, मेरा आपको बुक दे देना, ये एक प्रॉमिस है। और उसके बदले में आपका मुझे पैसे दे देना, ये दूसरा प्रॉमिस है। एक प्रॉमिस की कंसिडरेशन बुक है, दूसरे प्रॉमिस की कंसिडरेशन पैसा है। मगर ये दो प्रॉमिस हैं एक्चुअली। प्रॉमिस दोनों अलग हैं। जो पहला प्रॉमिस मेन है, और दूसरा प्रॉमिस जो है जिसके बदले में आप प्रॉमिसर है और मैं प्रॉमिस हूं, जिसमें आपने मुझे पैसे देने हैं, पैसे कंसिडरेशन है। मगर ये प्रॉमिस जो है ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस है। अभी क्लियर हुई बात या नहीं हुई, या बाकी स्टूडेंट्स ये क्लियर हुई है रेसिप्रोकल प्रॉमिस और कंसिडरेशन में क्या डिफरेंस है?
अगर किसी ने आपको ये बताया है कि जो बदले में चीज मिलती है वो कंसिडरेशन है, तो वो गलत बताया है। अगर आपका कंसेप्ट ये है कि बदले में जो चीज मिलेगी वो कंसिडरेशन होगी, तो ये गलत कंसेप्ट है। चीज जो है, सॉरी, चीज जो है, चीज तो वाकई वो कंसिडरेशन है, मगर बदले में जो प्रॉमिस किया जाता है तो वो प्रॉमिस जो होता है वो प्रॉमिस ही होता है, वो रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है। जो सब्जेक्ट मैटर है जिसके बारे में एग्रीमेंट किया जा रहा है वो सब्जेक्ट मैटर कंसिडरेशन है। मैं आपसे अगर एग्रीमेंट करता हूं आप मेरे पास जॉब करें, तो ये जॉब का करना कंसिडरेशन है। इसके बदले में मेरा आपको सैलरी देना, सैलरी कंसिडरेशन है। सैलरी कंसिडरेशन है, मगर दूसरा एक्चुअली प्रॉमिस है। जी, एक्चुअली आप लिख कर क्वेश्चन कर रहे हैं सारे, तो लिखने में, क्योंकि मैं नोट सामने पढ़ता नहीं हूँ, मेरे सामने स्क्रीन है, आप भी देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर नॉर्मली आपके क्वेश्चन नहीं चल रहे। चलिए मैंने देख लिया है। देखें, कंसल्टेशन सब्जेक्ट मैटर है। कंसल्टेशन सब्जेक्ट मैटर है, चाहे वो एक तरफ से जा रही है या उस दूसरी तरफ से आ रही है, दोनों तरफ से फ्लो कर रही है। मीन कि एक तरफ से सब्जेक्ट मैटर क्या है, कोई बुक, एक का बंदा ही है और दूसरी तरफ से पड़ा। सब्जेक्ट मैटर क्या है, पैसा। ये दोनों ही कंसिडरेशन है, सब बुक भी कंसिडरेशन है, पैसा भी कंसिडरेशन है। मगर एक्चुअली प्रॉमिस क्या है, प्रॉमिस ये है कि मेरी आप बुक खरीदेंगे, ये मेरा कहना और आपका एक्सेप्ट कर लेना, ये प्रॉमिस है। दूसरे बदले में क्या, आप बुक के बदले में मुझे जितनी पेमेंट उसकी है 1000 2000 उतनी देंगे। मैं कहता हूँ हाँ ठीक है। तो ये दूसरा प्रॉमिस है। ये दो प्रॉमिस है, एक प्रॉमिस मेन प्रॉमिस, दूसरा रेसिप्रोकल प्रॉमिस। एक प्रॉमिस की कंसिडरेशन बुक है और दूसरे रेसिप्रोकल की कंसिडरेशन वो अमाउंट है। तो ये कंसिडरेशन को आप प्रॉमिस से अलग रखें। प्रॉमिस, प्रॉमिस मेन होता है, कंसिडरेशन उसका एक एलिमेंट है। आगे चलें। हम डिस्कस कर रहे थे कि अच्छा, अभी जो क्वेश्चन किसी के हैं ना वो आखिरी 10 मिनट के लिए आप अपने पास लिख लीजिएगा, जिनके भी क्वेश्चन हो। आखिरी 10 मिनट के अंदर हम क्वेश्चन को आंसर करेंगे, ठीक है। हम बात करेंगे वॉइड एग्रीमेंट की, एक एग्जांपल देकर हम आगे चलेंगे। लेट्स सपोज के मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के दरमियान में एक एग्रीमेंट होता है कि आप ये मिस्टर जी को कत्ल करेंगे या मिस्टर जी की चोरी करेंगे तो मैं आपको इतने पैसे दूंगा, या ये डॉक्यूमेंट्स चोरी करके ले आएंगे तो मैं आपको इतने पैसे दूंगा। इसमें राइटिंग में एग्रीमेंट कर लेते हैं कि ये फाइल है, आप जहां पे जॉब करते हैं वहां से ये फाइल आपने चोरी करके और वो कॉल लेकर करना आनी है शुरू हो गया। और आपने मुझे देनी है। अब ये चोरी करने के बारे में एग्रीमेंट है। ये आप, वुड यू प्लीज कीप योर माइक ऑफ। जी, तो ये जो एग्रीमेंट किया जा रहा है कि आप चोरी करके ले आएंगे फाइल, तो ये चूंकि एक इलीगल काम के लिए एग्रीमेंट किया जा रहा है तो ये वायर्ड है। अगर वो ऐसा करता है कि वो आपसे कुछ पेमेंट ले लेता है और कहता है मैं फाइल आपको दूंगा और लेटर ऑन नहीं देता, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि इसने मुझसे पेमेंट ली है और ये मुझे फाइल नहीं दे रहा। इसके कंसिक्वेंसेस ये भी हैं कि आप उससे पेमेंट भी वापस नहीं क्लेम कर सकते। कोर्ट में अगर आप जाएंगे ना कि मुझे पेमेंट वापस लेकर दे दे, तो कोर्ट आपको पेमेंट भी वापस नहीं लेकर देगा। कोर्ट कहेगा कि पेमेंट वापस लेकर देना भी ऐसा ही है जैसे एग्रीमेंट के ऊपर अमल करवाना है। तो इसलिए कोर्ट कहता है कि आप जब आ ही नहीं सकते, इसको हम टच ही नहीं कर सकते इस केस को, तो पैसे भी हम वापस नहीं लेकर दे सकते। तो वाइड एग्रीमेंट के कंसिक्वेंसेस ये हैं कि बेनिफिट्स अगर किसी पार्टी ने ले लिए तो वो भी वापस नहीं हो सकते, ठीक है। अभी इसकी मैं एक और बड़ी एग्जांपल आपको दूंगा लेटर ऑन। अभी हम जब आगे थोड़ा सा चलेंगे ना, तो एक बहुत बड़ी एग्जांपल मैं वाइड एग्रीमेंट की आपको दूंगा जो केस लॉ होगा। अच्छा, इसके बाद अगर हम एग्जांपल देते हैं वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की एग्जांपल ये है कि एक बॉस है, वो अपने एम्प्लॉय को कहता है कि आपने जो प्लॉट सेल करना है ना वो मुझे दे दें। एम्प्लॉय ने अपना एक प्लॉट सेल करना तो उसको जरूरत थी। बॉस कहता है कि आप मुझे दे दें, मैं परचेज करना चाहता हूँ। उस प्लॉट की वैल्यू है 5 मिलियन। तो एम्प्लॉय अपने बॉस को कहता है ठीक है आप ले ले। बॉस कहता है भी मैं तो इसके आपको 3 मिलियन दूंगा, 5 मिलियन नहीं दूंगा। अभी जो एम्प्लॉय है वो डरता है बॉस से कि अगर मैं बॉस को इनकार करूंगा तो बॉस मुझे अल्टरनेटिवली
जॉब के अंदर कहीं इनसिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, जॉब के अंदर कहीं मेरे बेनिफिट स्नैच कर लेगा, तो वो कहता है ठीक है, ओके, एग्री कर जाता है। अभी ये जो बॉस और सुबार्डिनेट के दरमियान में एग्रीमेंट हुआ है, एक्चुअली इसमें क्या हुआ है, एक्चुअली इसमें जो बॉस है वो अपने सुबार्डिनेट की विल के ऊपर डोमिनेट पोजीशन में है, मीन कि उसकी विल को कंट्रोल किया हुआ उसने। तो इस सूरत में जो एग्रीमेंट होता है वो वायडेबल होता है। वायडेबल, वायडेबल का मतलब एक पार्टी के ऑप्शन पे है, दूसरे के ऑप्शन पे नहीं है। अभी यहां पे अगर देखें तो किसके ऑप्शन पे है? इंप्लॉय के ऑप्शन पे है। बॉस कोर्ट में नहीं जा सकता कि ये मुझे 3 मिलियन का मकान नहीं दे रहा, ये प्लाट नहीं दे रहा, जबकि इंप्लॉय जो है वो कोर्ट में जा सकता है कि ये, अगर लेट्स सपोज के वो बाद में बॉस नहीं कहता है, बॉस कहता है मैं नहीं लेता, और एम्प्लॉय चाहता है कि मैं दूं इसको, तो जो एम्प्लॉय है वो कोर्ट में जा सकता है, एम्प्लॉय की बात कोर्ट सुन लेगा, बॉस की बात कोर्ट नहीं सुनेगा। ऐसे एग्रीमेंट को कहते हैं वॉयडेबल कॉन्ट्रैक्ट, कि जिसमें एक पार्टी जा सकती है, दूसरी पार्टी नहीं जा सकती, और एक पार्टी जो जा सकती है वो कौन सी होती है? जिसकी जो कंसेंट है वो कॉज की गई होती है। इस तरीके से आगे हम पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, आगे इसकी बहुत ज्यादा एग्जांपल्स आएंगी, ठीक है। तो वाइड एग्रीमेंट और वाइड एबल कॉन्ट्रैक्ट में ये डिफरेंस है। और अगली चीज मैंने आपको बताई थी वाइड कॉन्ट्रैक्ट। वाइड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? जो शुरू में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेटर ऑन किसी ऐसी सिचुएशन को क्रिएट हो जाती है जिसके उसके ऊपर अमल नहीं करवाया जा सकता। जैसे कि मैंने कल आपको एग्जांपल दी थी एक, कि एक शिप है, दुबई में है, उसके ऊपर कंप्यूटर पड़े हुए हैं, आपको पता है कि वो शिप मिस्टर एक्स का है और वो कराची आ रहा है। तो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, आप मिस्टर वाई हैं, आप मिस्टर एक्स से एग्रीमेंट करते हैं कि ये शिप आ रहा है या मुझे दे दें इतने करोड़ का, वो कहते हैं ठीक है दे दूंगा, आप कुछ पेमेंट भी दे देते हैं, शिप नहीं आता। प्लीज होल्ड कीजिएगा, 1 मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा। जी क्लास हम क्लास स्टार्ट करते हैं दोबारा से। तो मैं एग्जांपल दे रहा था कि वो कंप्यूटर की जब वो पाकिस्तान में आएंगे तो आपको दे दिए जाएंगे, मिस्टर वाई से और मिस्टर एक्स का एग्रीमेंट होता है। वो जो शिप है वो रास्ते में डूब जाता है। अभी क्या है, अभी इस एग्रीमेंट के ऊपर इन्फोर्स करवाया नहीं जाता क्योंकि सब्जेक्ट मैटर सीज हो गया, जो कॉन्सिडरेशन है वो खत्म हो गई है। कॉन्सिडरेशन, एक साइड की कॉन्सिडरेशन सीज हो गई, दूसरी साइड की कॉन्सिडरेशन पैसा था, वो दिया हुआ था। अभी कोर्ट में दूसरी पार्टी जा सकती है पैसा वापस लेने के लिए, मगर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अमल करवाने के लिए नहीं जा सकती। इसे कहते हैं वॉइड एग्रीमेंट। कि वॉइड एग्रीमेंट का मतलब ये है कि कोई भी अमल नहीं करवा सकता कि कंप्यूटर जरूर ही दें, क्योंकि कंप्यूटर है ही नहीं। जो चीज है ही नहीं तो उस पर अमल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये कि इसकी, अभी ये चूंकि ये वॉइड हो गया है, मगर इसके बदले में जो आपने शुरू में कंसिडरेशन दी वो वापस हो सकती है। वॉइड एग्रीमेंट में और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में ये डिफरेंस है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में आपने जो कंसिडरेशन दी है वो वापस मिल जाएगी, वॉइड एग्रीमेंट में आपको कंसिडरेशन वापस नहीं मिलेगी। चलिए, मैं जो आगे जाकर एग्जांपल देनी है ना वो मैं आपको एग्जांपल अभी दे देता हूँ। वॉइड एग्रीमेंट के एग्जांपल दे रहे हैं हम, ठीक है। एक केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, पाकिस्तान बनने से पहले का, मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में ये होता है कि एक माइनर होता है, मीन कि उसकी, माइनर का मतलब होता है कि अंडर एज, जिसकी 18 ईयर एज नहीं कंप्लीट हुई, एक माइनर होता है। आप लोगों को आवाज मेरी आ रही है ना? कैन यू पीपल हेयर मी? यस सर। यस सर। ओके। यस सर। यस अच्छा, सर। सिर्फ आवाज नहीं आना, कंप्रीहेंशन भी हो रही हो तो मुझे बताएं, अगर समझ नहीं आ रही तो हम रिपीट भी कर सकते हैं और बार बार हम रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा तो सर और ये सब मच। चलिए, मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास एक केस ला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान बनने से पहले है। और क्योंकि मैंने बताया कि ये कॉन्टैक्ट एक्ट 1872 से चलता आ रहा है, तो उससे पहले के भी जो केसेस हैं वो भी हम स्टडी करते हैं। इसमें ऐसा होता है कि एक माइनर होता है, वो दूसरे एक आदमी से एग्रीमेंट करता है और कहता है कि ये जो मेरा मकान है या जो भी चीज कंसिडरेशन है ये आप ले लें मुझसे, और उसके बदले में उनसे पैसे ले लेता है। और लेटर ऑन जब उसके एग्जीक्यूशन का टाइम आता है, उसको मकान ट्रांसफर करने का टाइम आता है, या जिस जो सब्जेक्ट मैटर वो देने का टाइम आता है, तो वो कहता है मैं नहीं देता, वो इनकार कर देता है। जब वो कोर्ट में जाती है दूसरी पार्टी के, इनसे लेकर देंगे, देखें हमारा एग्रीमेंट है, इसने इसके बदले में पैसे लिए हुए, एग्रीमेंट है, तो
कोर्ट के सामने उसका इंस्टांस ये होता है कि जी मेरी तो एज कंप्लीट नहीं है, मैं अंडर एज हूं, तो मैं अंडर एज होने की वजह से मैं तो एग्रीमेंट कर ही नहीं सकता, तो ये एग्रीमेंट वॉइड है। तो कोर्ट उसको नहीं सुनते, कोर्ट कहते हैं ठीक है जी एग्रीमेंट वॉइड है, और केस खारिज कर देते हैं, केस को डिसमिस कर देते हैं। वो पार्टी दोबारा कोर्ट में जाती है कि काइंडली ठीक है, अगर एग्रीमेंट वॉइड है तो मुझे पैसे लेकर दे दें इनसे वापस, इसने जो पैसे लिए हैं वो तो वापस लेकर दे दें। तो कोर्ट कहती है कि अगर हमने पैसे लेकर वापस दे दिए तो इसका मतलब ये है कि हमने एग्रीमेंट के ऊपर अमल करवाया और एग्रीमेंट को इन्फोर्स किया है। और चूंकि वॉइड एग्रीमेंट की डेफिनेशन ये है कि इट कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय लॉ, तो लॉ जब इसको इन्फोर्स कर ही नहीं सकता तो पैसे लेकर देना भी ऐसे ही है, दैट इज इक्वलेंट टू एज इफ दैट इज बीइंग इन्फोर्स्ड। तो कोर्ट ने इनकार कर दिया। और जब ये केस आगे तक एंड तक गया, उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था वो प्रीवी काउंसिल होती थी, बिफोर पार्टीशन, बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान। जो सुप्रीम कोर्ट था यहाँ पे उसको प्रीवी काउंसिल कहते थे। प्रीवी काउंसिल ने भी ये डिसीजन हेल्ड किया, उन्होंने कहा ठीक है ये बिल्कुल सही डिसीजन है, ये इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। तो यहां तक क्लियर हो गया कि एक माइनर के साथ एग्रीमेंट करें तो वो आपने कुछ, अगर कुछ अमाउंट भी दे दी है तो वो भी वापस कोर्ट्स नहीं करवाएंगे। आगे आगे भी सुने, भी ये केस खत्म नहीं हुआ। लेटर ऑन कुछ अरसा गुजरता है तो वो जो माइनर था वो मेजर हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है। फिर वो उस पार्टी को दोबारा नॉक करता है, पार्टी को कहता है अभी मैं मेजर हो गया हूँ, वो जो एग्रीमेंट आपके और मेरे दरमियान में हुआ था, आप अगर ऐसा करें कि मुझे इतनी अमाउंट और दे दें, कुछ अमाउंट और मांग लेता है, तो मैं उस एग्रीमेंट को इंडोर्स कर दूंगा, रेटिफाई कर दूंगा कि आपको वो जो प्रॉपर्टी थी वो मैं दे दूंगा। ठीक है, वो प्रॉपर्टी वो क्योंकि अमाउंट बहुत ज्यादा थी, तो अभी जो मांग रहा है वो अमाउंट थोड़ी सी है, तो पार्टी खुश हो जाती है, पार्टी उसको दोबारा वो अमाउंट दे देती है, और अमाउंट जो नहीं मांगता वो भी दे देती है, क्योंकि अभी वो मेजर हो गया। अभी वो कहते हैं कोर्ट का जो इंस्टांस था कि ये माइनर के साथ आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते, अभी तो ये माइनर नहीं है, अभी ये मेजर है, तो दोबारा पैसे ले लेता और वो दोबारा वो प्रॉपर्टी उनको देने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं नहीं देता। वो दूसरी पार्टी फिर कोर्ट में चली जाती है, कोर्ट को कहती है कि जी देखिए अभी ये मेजर हो गया है, और अभी इसने इंडोर्स किया, इसने दोबारा मुझसे पैसे लिए हैं, और इसने इंडोर्स किया है कि वो जो प्रीवियस हमारे दरमियान में एग्रीमेंट है मैं उसको रेटिफाई करता हूँ, मैं उसको इंडोर्स करता हूँ, उस पर हम अमल करेंगे। तो इस पार्टी ने फिर दोबारा वहां पे ये स्टांस लिया कि एक एग्रीमेंट जो कि था ही वॉइड, वॉइड को आप इस तरह समझ लें कि इलीगल, एक एग्रीमेंट जो था ही वॉइड, पहली स्टेज में वॉइड था, तो उसकी सब्सीक्वेंट स्टेज या अगली स्टेज के बाद अगर उसको मैं रेटिफाई करता हूँ, इंडोर्स करता हूँ, तो मैं कैसे उसको वैलिड कर सकता हूँ? एक एग्रीमेंट था ही वॉइड, तो उसको सब्सीक्वेंटली इंडोर्स नहीं किया जा सकता, उसको रेटिफाई नहीं किया जा सकता। तो कोर्ट ने फिर इसका केस डिसमिस कर दिया कि अगर एक एग्रीमेंट वाइड था तो उसको लेटर ऑन उसको किसी भी सूरत में वैलिड नहीं करार दिया जा सकता। बेशक वो मेजर भी हो गया, मगर वो नया एग्रीमेंट करता है तो और बात थी, प्रीवियस एग्रीमेंट को इंडोर्स नहीं किया जा सकता। फिर उस पार्टी ने कहा कि अभी चले ऐसा करें, प्रीवियस पैसे ना लेकर दें, अभी जिसने पैसे लिए वो वापस लेकर दे दें। तो फिर कोर्ट का वही जवाब था कि एक एग्रीमेंट जो कि था ही वॉइड, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली जो आपने उसको रेटिफाई करने के बदले में पैसे दिए, तो ये भी वॉइड ट्रांजैक्शन है। तो जो वॉइड ट्रांजैक्शन है हम उस पर अमल नहीं करवा सकते। ये स्टूडेंट्स बहुत बड़ी एग्जाम्पल है आपको सब्सिक्वेंटली कई सिचुएशन को समझने के लिए। लेटर ऑन आप जब अप्लाई करेंगे सिचुएशंस, जो हम 36 सेक्शन पढ़ने के बाद आपको सिचुएशंस देंगे, उन पे जब अप्लाई करेंगे तो इस केस लॉ को अपने माइंड में रखिएगा, मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास, कि इसके अंदर क्या डिसाइड किया था कोर्ट्स ने डिसाइड किया था कि अगर आप कोई कंसिडरेशन दे देते हैं या ले लेते हैं इन रिजल्ट ऑफ इन ल्यू ऑफ एंटरिंग इनटू अ वाइड एग्रीमेंट, कोर्ट जो है वो वापस लेकर नहीं देंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ वाइड एग्रीमेंट की, और अगर वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो तो फिर वापस लेकर देंगे। ठीक है, अभी यहां से हम आगे चलते हैं। ये भी हमने कल डिस्कस कर लिया था, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मिले तो प्रॉमिस, प्रॉमिस और कंसिडरेशन मिले तो एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट के अंदर इन्फोर्सिबिलिटी मिले तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अभी हम बात करेंगे इन्फोर्सिबिलिटी की। एग्रीमेंट में इन्फोर्सिबिलिटी हो तो कॉन्ट्रैक्ट है, इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है तो वाइड एग्रीमेंट है। ये दोनों आपस में वाइस वर्सा है। तो अभी हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें कि इन्फोर्सिबिलिटी क्या है। ये देखिए, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। और इन्फोर्सिबिलिटी क्या है? इन्फोर्सिबिलिटी सेक्शन 10 है।
कल तक तो हमने सिर्फ सेक्शन 2 पढ़ा था, आज हम सेक्शन 10 से स्टार्ट कर रहे हैं। दरमियान वाले सेक्शन मैंने बताया था कि हम लेटर ऑन पढ़ेंगे, जब ये सेक्शन 30 तक कंप्लीट कर लेंगे। 30 तक पढ़ने के बाद दरमियान वाले सेक्शन, फिर 31 से लेकर 36 तक। ये हमारा स्कीम होगी, ताकि हम उस फ्लो से चलें कि आपको समझना, कंप्रीहेंड करना इजी हो जाए। ठीक है, तो सेक्शन 10 क्या कहता है? सेक्शन 10 ये कहता है, इसकी स्टेटमेंट पहले पढ़े हम, उसके बाद इसके एलिब्रेशन की तरफ जाएंगे। इसकी स्टेटमेंट ये है कि ऑल एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड नॉट हियर बाई एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड। आगे चलते हैं। अभी इसी जो स्टेटमेंट हमने प्रीवियस डिस्कस की है ना पिछली स्लाइड के अंदर, उसी स्टेटमेंट को हमने ब्रेक डाउन किया। अभी मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगा, आपने इन पोर्शन को देखना कि सबसे ऊपर लिखा हुआ है फ्री कंसेंट, उसके बाद दूसरा पोर्शन है पार्टी कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा पोर्शन है फ्री लॉफुल कंसिडरेशन, चौथा लॉफुल ऑब्जेक्ट, और पांचवा नॉट हियर बाई एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड बाई लॉ। इसका मतलब पहले जो तीन है, ये देखें, फ्री कंसेंट प्लस कंपिटेंट पार्टी प्लस लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन माइनस डिक्लेयर्ड बाई लॉ। अब इस फार्मूले को जरूर समझिए। ये फार्मूला क्या है? ये फार्मूला की इन्फोर्सबिलिटी के लिए चार चीजें एग्रीमेंट के अंदर होनी चाहिए और पांचवी चीज एग्रीमेंट में नहीं होनी चाहिए, तब जाकर इन्फोर्सबिलिटी होती है। अगर एग्रीमेंट के अंदर देखना है कि कौन सी चार इंग्रेडिएंट्स हैं जो होने चाहिए और पांचवा इंग्रेडिएंट है जो नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने जो नीचे साइन लगाए हैं वो प्लस 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 के लगाए हैं और एक में माइनस का लगाया है। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। हम देखते हैं स्टेटमेंट सेक्शन 10। सेक्शन 10 जो पिछली स्टेटमेंट है उसी की हम ब्रेक डाउन दोबारा करते हैं। ये स्टेटमेंट प्रीवियस स्लाइड की, ये क्या है? ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय, पहला इंग्रेडिएंट फ्री कंसेंट। पहला इंग्रेडिएंट क्या है? फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा इंग्रेडिएंट कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा इंग्रेडिएंट फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन। चौथा इंग्रेडिएंट विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट। ये चार इंग्रेडिएंट प्लस वाले हैं। और फिर आगे नॉट में आ गया, एंड और नॉट, नॉट पे फोकस करना है। हेयर बाई एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, इसका मतलब नॉट आ गया तो ये माइनस करना है, ऊपर वाले जो चार है वो प्लस करने हैं। तो ये सेक्शन 10 है। ये पांच चीजें अगर हैं तो फिर आपका एग्रीमेंट इनफोर्सेबल है। अभी हम वापस जाएं सेक्शन के ऊपर के, वाइड एग्रीमेंट जो होता है, सॉरी, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है कि जब वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो। और इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट कब होता है? जब उसमें ये चार चीजें मौजूद हों और पांचवी चीज ना हो, तो तब ये इन्फोर्सेबल होगा। अब ये पांचों चीजें मैं दोबारा दिखा देता हूं आपको। चार चीजें कौन सी हैं? फ्री कॉन्सेंट, कंपिटेंट पार्टी, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, और अगली चीज है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड बाय लॉ। ठीक है, अभी हम ये पांचों चीजें जो हैं, फ्री कंसेंट को भी, पार्टी कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट को भी, और लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, और कौन से एग्रीमेंट हैं जो लॉ ने खुद एक्सप्रेसली वाइड डिक्लेयर किए हैं, ये पांचों चीजें अभी हम वन बाय वन पढ़ेंगे। अगर ये पांचों चीजें हमें क्लियर होगी तो हमें क्लियर हो जाएगा कि कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, ये 10 मिनट के बाद ये स्लाइड आपकी ओवर हो जाएंगी, तो आपका लिंक यही है, आपने ज्वाइनिंग इसी लिंक से करनी है। ठीक है, कोई लिंक नया नहीं, इसी लिंक से आपने दोबारा ज्वाइन करना और क्लास दोबारा 7:10 तक जारी रहेगी। और उसके बाद हम ब्रेक देंगे नमाज की। और एक थोड़ा सा मैं बता दूं कि कल मुझसे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि जो टैक्सेशन वाला है, टैक्सेशन देखें, हमने वो आपका जो बिल और टैक्सेशन का जो सब्जेक्ट है उसको नहीं छेड़ा हुआ। ये मैं अलग से कोर्स करवाता हूँ, टैक्सेशन एंड कॉर्पोरेट लीगल प्रैक्टिस। उसमें कुछ थोड़े बहुत कंसेप्ट जो क्लियर करते हैं, बाकी हम सिर्फ फाइलर बनना सीखते हैं और कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना सिखाते हैं। उसकी ज्वाइनिंग इसी लिंक के थ्रू है, यही लिंक जो इधर दिया हुआ है यही लिंक उसका है। जब आपकी ये क्लास खत्म होती है उसके आधे घंटे के बाद 8:30 बजे हम वो क्लास स्टार्ट करते हैं। किसी ने ज्वाइन करना हो तो आप लोगों के लिए फ्री है, स्टूडेंट्स के लिए फ्री है। बाकी अदरवाइज उसकी 5,000 में फीस चार्ज करता हूँ, आप लोग किसी वक्त भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो लिंक यही है, कोई और लिंक नहीं है किसी और लिंक के थ्रू। इसी लिंक को अगर क्लिक करें तो दोबारा आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं। हम बात करें कि ये जो पांच इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर हम इनको डिस्कस कर लेते हैं और इनको समझ लेते हैं, कंप्रीहेंड कर लेते हैं, तो फिर आपके सामने कोई भी सिचुएशन आ जाती है। मैंने कहा कि हम सिचुएशन उस वक्त देंगे जब हम सेक्शन 36 तक पढ़ लेंगे।
उसके वजह क्या, उसमें आपने ये सारी चीजें पढ़ लेनी जो ये चीजें आपके सामने हैं। फ्री कंसेंट, पार्टीज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, और आखिरी है कि एग्रीमेंट विच आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। ये पांचों चीजें हमने जब पढ़ लेनी सेक्शन 30 तक, तो फिर आपको सिचुएशन जो भी देंगे आप इन चीजों को अप्लाई करेंगे तो आप एनालाइज कर सकेंगे कि कौन से एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है। एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनने का मतलब ये है कि ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल है, इस एग्रीमेंट के ऊपर अमल करवाया जा सकता है, सिंपल मीनिंग कि अदरवाइज अगर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो फिर उस पर अमल नहीं करवाया जा सकता। जब भी आप एज ए बिजनेस कंसल्टेंट, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी पार्टी से एग्रीमेंट करते हैं तो आपने इन चीजों का ख्याल करना है कि ये चीजें उसमें होनी चाहिए उस एग्रीमेंट के अंदर। ये जो आज आपके सामने सेक्शन 10, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, रेदर पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 10 के ऊपर घूमता है। ये सेक्शन 10 जो है ये बेसिक है, ये सेक्शन 10 की वर्डिंग है। All agreements are contract if they are made by free consent of the parties competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object and are not hereby expressly declared to be void। ये सेक्शन 10 की वर्डिंग है, ये सेक्शन 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आगे जितना भी है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसी की एक्सप्लेनेशन है। एक्सक्यूज मी, मेरी कॉल है कि मैं जी। तो सेक्शन 10 तक सबको क्लियर हो गया सेक्शन 10 क्या है? ये सेक्शन 10 है। अभी हम सेक्शन 10 की फर्दर एक्सप्लेनेशन में आगे सेक्शन 11, 12, 13, 14 टिल सेक्शन 30, ये आगे जितना भी हमारा लेक्चर है ये दैट इज गोइंग टू बी स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन 11 एंड टिल सेक्शन 30। नेक्स्ट ये भी देखें, जिस तरह की हमने बात की इसमें फ्री कॉन्सेंट, पार्टी कंपिटेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीजें हम अलग अलग अभी देखेंगे, सिर्फ अभी देखेंगे, अगली स्लाइड को सिर्फ देखेंगे, उसके बाद हम आगे उनको रीड आउट करेंगे। ये देखें पहली स्लाइड क्या है, फ्री कॉन्सेंट के बारे में, ये सारा फ्री कॉन्सेंट के बारे में, ठीक है। अगली स्लाइड क्या है, कंपिटेंट पार्टी के बारे में। इसके बाद लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन को हमने इकट्ठा कर दिया एक ही स्लाइड के अंदर, मगर इनको जब पढ़ेंगे तो आप समझ लेंगे ये अलग चीज है, वो अलग चीज है, मगर मतलब सेम ही है। मतलब सेम नहीं, मतलब अलग अलग है, मगर इनके जो इंग्रेडिएंट्स है दोनों के सेम है। और उसके बाद ये एग्रीमेंट है जो डिक्लेयर्ड वायर्ड बाई लॉ। ये पांच चीजें जो मैंने डिस्कस की हैं, इन्हीं पांच चीजों को आज हम रीड आउट करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। शाबाश। बी अवेलेबल और बी मेंटली प्रेजेंट, क्योंकि यू आर नॉट गोइंग टू बी प्रोवाइडेड विद रिकॉर्डेड लेक्चर, सो दैट्स व्हाई यू शुड हैव टू बी मेंटली प्रेजेंट इन क्लास। सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्सेंट क्या होती है। फ्री कॉन्सेंट की जब हमने डिस्कशन की है तो फ्री कॉन्सेंट से पहले हमें कॉन्सेंट का पता होना चाहिए। अगर कॉन्सेंट का पता है तो उसके बाद फ्री कॉन्सेंट की बात आती है। देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया था, अगर याद करें कि एक स्टेट के तीन फंक्शन होते हैं। कौन कौन से तीन फंक्शन हैं? टू मेक द लॉज, टू एग्जीक्यूट द लॉज एंड टू इंटरप्रेट द लॉज। तो जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं तो अभी एक लॉयर जो हैं या लीगल की हम बात करते हैं तो एक्चुअली हमारा मकसद इंटरप्रिटेशन है कि कोई भी चीज उसकी इंटरप्रिटेशन करें, मीनिंग निकालें, डिफरेंट किस्म के सिचुएशंस निकाल के उसको अप्लाई करके उसकी लॉ की मीनिंग निकालते हैं, ठीक है। तो फ्री कंसेंट की मीनिंग निकालने से पहले हमें कंसेंट की मीनिंग का पता होना चाहिए। तो व्हाट डज इट मीन बाय कंसेंट एक्चुअली, क्योंकि लॉ में फ्री कंसेंट से पहले कंसेंट की डेफिनेशन है कि कंसेंट क्या है। कंसेंट होती है कि व्हेन पार्टीज आर एग्रीड अपॉन सेम थिंग इन सेम सेंस, कि थिंग भी सेम है और सेंस भी सेम है। अब इसका क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन बाय सेम थिंग इन सेम सेंस? इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज के आप और मैं एक एग्रीमेंट करते हैं एक हाउस के सेल एंड परचेज का। आपने देखा, एक दूर से किसी ने दिखाया कि वो हाउस जो है वो मिस्टर रियाज का है, उसके साथ भी एक हाउस है, दो हाउस थे, आपने समझ लिया कि ये दूसरे हाउस की बात हो रही है, जबकि वो एक्चुअली वो हाउस नहीं, वो दूसरा हाउस था। अब इसमें क्या है कि
एग्री तो हो रही है कि ठीक है मैं आपको हाउस देता हूँ, आपने कहा मैं हाउस ले लेता हूँ, मगर ये सेम थिंग पे एग्री नहीं है, क्योंकि मैं आपको जो मकान दिखा रहा था आपने कुछ दूसरे मकान को समझा है। तो इसका मतलब ये है कि कॉन्सेंट नहीं है। कॉन्सेंट को हम जब डिफाइन करते हैं तो थिंग सेम होना चाहिए, पार्टी। अभी आप सेम सेंस को भूल जाएं, अभी बोलें पार्टीज आर एग्रीड अपॉन सेम थिंग। सेम थिंग का मतलब ये मकान, मैं किसी और मकान की बात करूं, आप किसी और मकान की बात करें, सो हियर द थिंग इज नॉट द सेम। अभी सेम सेंस की बात करते हैं। सेम सेंस का क्या मतलब होता है? लेट्स सपोज कि एक आदमी है, वो सामने एक बाइक या एक गाड़ी खड़ी है, ठीक है। तो गाड़ी एक आदमी है वो रेंट पे दे देता है 1 साल के लिए या एक मंथ के लिए, ठीक है। तो वो कहता है जी इसकी इतना है, इतने की है। वो देता ही रेंट पे है, वो चीजें देता ही रेंट पे। एक बंदा कहता है कितने पैसे लोगे? वो कहता है इतने पैसे लूंगा। अभी वो जो दूसरा बंदा है वो समझ रहा है कि मैं परचेज कर रहा हूँ इससे, ये परचेज की बात कर रहा है, जबकि वो बंदा क्या कह रहा है, वो रेंट पे दे रहा है। अभी दोनों का सेंस जो है डिफरेंट है। वो पैसे की बात तो ठीक है, दोनों एक एक दूसरे को उतने पैसे लेने के लिए एग्री है, एक पैसा देने के लिए एग्री, दूसरा उतने पैसे लेने के लिए एग्री है। मगर एक बंदा वो चीज परचेज करना चाह रहा है, दूसरा बंदा उसको रेंट पे देना चाह रहा है। इसका मतलब ये कि दोनों का सेंस सेम नहीं है। यहाँ पे कॉन्सेंट का मतलब होता है कि जब दोनों के लिए सेम थिंग भी हो और सेंस भी सेम हो। अगर दोनों चीजें हैं तो हम कहते हैं कि पार्टीज हैव गिवन कंसेंट। कंसेंट का मतलब दोनों पार्टीज को दैट मस्ट बी बियॉन्ड द डाउट क्लियर कि जिस चीज के बारे में बात की जा रही है दोनों के लिए वो सेम चीज है, और जिस सेंस में बात की जा रही है दोनों का सेंस भी सेम है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्लियर हो जाता है कि कॉन्सेंट का मतलब क्या है। अभी जो आप कॉन्सेंट का मीनिंग अगर कुछ और डिक्शनरी का लेते हैं तो वो नहीं लेना, हमने लॉ का लेना है। लॉ में भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लेना है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कॉन्सेंट की डेफिनेशन ये है कि व्हेन पार्टीज आर एग्रीड अपॉन सेम थिंग इन सेम सेंस इट मींस कॉन्सेंट। अभी कॉन्सेंट के बाद अगली स्टेज है कि कॉन्सेंट वेदर दैट कंसेंट, कंसेंट मीन फॉर सेम थिंग इन सेम सेंस, वेदर दैट कंसेंट इज फ्री और नॉट फ्री। अभी कंसेंट तो हो सकती है, कंसेंट तो हो सकती है, कंसेंट का मतलब क्या, सेम थिंग इन सेम सेंस। मगर अगली चीज क्या है कि वेदर दैट कंसेंट इज फ्री और नॉट। तो इसको मेजर करने के लिए हमारे पास जो पैरामीटर है वो ये 5 हैं। ये पांचों माइनस के हैं। पांचों क्या हैं? माइनस के हैं। कि हम कहते हैं कि कंसेंट इज फ्री अगर इसमें ये 5 चीजें नहीं होंगी। जो होती हैं उसमें मैं साइन लगाता हूं प्लस का, और जो नहीं होती हैं उसमें मैं साइन लगाता हूं माइनस का। अगली स्लाइड देखें। इसमें क्या है, फ्री कॉन्सेंट इज इक्वल टू माइनस, आगे क्या है, ब्रैकेट के अंदर सारी चीजें प्लस कर देंगे। अगर प्लस कर देंगे तो उसके बाद उसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर क्या आता है, माइनस में आता है। मीन कि ये सारी चीजें आपने माइनस करनी है, ठीक है। मीन के फ्री कॉन्सेंट जो है ये तब होगी जब ये चीजें सारी माइनस होंगी। सारी चीजें क्या हैं, ये प्रीवियस स्लाइड पे जाते हैं। सारी चीजें क्या है, क्वेश्चन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। ये 5 चीजें अगर नहीं हैं तो फिर आपकी कॉन्सेंट फ्री है। अगर पांचों में से कोई एक भी चीज है तो कॉन्सेंट इज नॉट फ्री। So consent is said to be free if that is not caused by any of these 5 things. What are those 5 things? The first one is the question, and the second one is